हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं वह है हमारा मापन, आकलन व मूल्यांकन में क्या डिफरेंस है। मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यह क्वेश्चन हो जाता है बीएड एग्जाम्स के लिए। जो आपका टेक्नोलॉजी का पेपर है, आईसीटी का, इसके अलावा जो भी आपका पेपर रहने वाला है, पेडागोजी का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कुछ भी, वहाँ पर यह क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, लॉन्ग व शॉर्ट आपके किसी भी रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। अब मापन, मूल्यांकन व आकलन में अंतर देख लेते हैं क्या होता है। अब इन तीनों में अंतर क्या होता है, यह देखने के लिए सबसे पहले इनका अर्थ देख लेते हैं हम। यह हमारा मापन है। अब मापन क्या होता है, किसी भी वस्तु में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे उसमें लंबाई हो गई, उसकी चौड़ाई हो गई, उस वस्तु में कितनी चौड़ाई है, या उस वस्तु की कितनी चौड़ाई है, या उस वस्तु की विशेषता है। ऊंचाई कितनी है उस वस्तु की, यह उसकी विशेषता है। इसके अलावा कितना क्षेत्रफल घेरती है वह, यह भी उसकी विशेषता है। इसके अलावा उस वस्तु का भार कितना है, यह भी उस वस्तु की विशेषता है। इसके अलावा उस वस्तु का आयतन कितना है, यह भी उस वस्तु की विशेषता है। इस तरीके से किसी भी वस्तु में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। अब उन विशेषताओं को अगर हम निश्चित इकाई अंकों में बदल रहे हैं, मतलब अंक प्रदान कर रहे हैं, निश्चित अगर इकाई अंकों में हम उन विशेषताओं को बदल रहे हैं, उसे हम कह देंगे हमारा मापन। जैसे हमने लंबाई को कह दिया जी 3 मीटर है। अब लंबाई उस वस्तु की विशेषता थी, हमने क्या कह दिया 3 मीटर, निश्चित इकाई अंकों में बदल दिया हमने उसे, वह मापन हो गया। भार उसका 200 ग्राम हो गया, भार उसकी विशेषता थी लेकिन हमने 200 ग्राम कह दिया, उस भार को हमने अंकों में बदल दिया, यह मापन हो गया। अब किसी भी वस्तु की विशेषताओं को अगर हम अंक प्रदान कर रहे हैं, उसे हम मापन कह देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, बच्चे की लंबाई 2 मीटर, यह हमारा क्या हो गया, मापन। ठीक बात है, इसकी लंबाई 2 मीटर व्हाटसोएवर। इसके अलावा पुस्तक का जो भार है यहाँ पर पुस्तक का जो भार है 20 ग्राम है, यह भी हमारा मापन है, हमने उस चीज को माप लिया। टंकी का आयतन 700 लीटर है, इस टंकी का आयतन आपका 700 लीटर हो जाता है, मतलब अंदर वाली जो हवा है, यह भी हमने माप ली, बात ठीक बात है। इसके अलावा बच्चे का आईक्यू मतलब बच्चे का दिमाग, बच्चे की बुद्धि, बच्चे की सोचने समझने की शक्ति कितनी है, यह उस बच्चे की विशेषता है। अब हमने उस विशेषता को नंबर दे दिया 85 है जिस बच्चे की विशेषता, यह क्या हो गया, यह भी हमारा मापन हो गया। बच्चे की गणित में उपलब्धि मतलब उसकी क्या योग्यता है गणित में, बच्चे पे गणित कितना आता है। अब यह उसकी एक विशेषता है कि मेरे पे इतना गणित आता है। अब किसी बच्चे पे कितना गणित आता है, उसे हमने 100 में से 60 नंबर दे दिए, अंक प्रदान कर दिए, इस बच्चे पे 100 में से 60 नंबर के बराबर गणित आता है, तो यह भी हमारा मापन हो गया। मापन क्या होता है, किसी भी वस्तु की किसी भी विशेषता को अगर हम अंक प्रदान कर रहे हैं या फिर अंकों में बदल रहे हैं, वह हमारा मापन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मापन की परिभाषा की। यह मापन की परिभाषा है, जो मैंने आपको बात बताई है वही यहाँ पर लिखी हुई है, पढ़ सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं आपका आकलन क्या होता है, जिसे आप इंग्लिश में असेसमेंट कह देते हैं। अगर आकलन के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो हो जाता है आपका आंकना, अनुमान लगाना, जिसे आप अंदाजा लगाना भी बोल देते हैं, कि हम किसी चीज का अंदाजा लगा रहे हैं। अब इस बात से हम यह चीज समझ सकते हैं, अगर हम आकलन कर रहे हैं तो हम वहां पर अनुमान लगाएंगे या अंदाजा लगाएंगे, कुछ ऐसा काम होगा, तभी तो हम उसे आकलन कहते हैं ना। अब आकलन को समझने के लिए मापन को थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं, मापन होता क्या है, क्योंकि आकलन तभी समझ में आएगा। मापन हम 2 प्रकार से करते हैं, मात्रात्मक मापन। मात्रात्मक मापन मतलब किसी वस्तु की ऐसी विशेषताएं जिनको हम पूर्ण रूप से 100% सही माप सकते हैं, उसे हम कह देते हैं मात्रात्मक मापन। जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार हो गया आपका, आयतन हो गया, इसके अलावा क्षेत्रफल हो गया, कितना क्षेत्रफल इस वस्तु ने घेरा, यह सब हम पूरा पता लगा सकते हैं कि इस वस्तु का भार 200 ग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ, 100% हमने सही भार निकाल लिया, यह क्या हो गया हमारा मात्रात्मक मापन। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा मापन होता है वह होता है गुणात्मक मापन, किसी वस्तु के गुणों का मापन, कि यह वस्तु कितनी अच्छी है। अब यह लड़की कितनी सुंदर है, अब हम इसे ये तो नहीं कह सकते कि यह लड़की आपकी 10 ml सुंदर है और यह लड़की आपकी 10 मीटर सुंदर है। हम ये कह सकते हैं इस लड़की की लंबाई 1 मीटर है। ये अगर हम लंबाई 1 मीटर की बात करें तब तो यह आपका हो गया मात्रात्मक मापन।
क्योंकि हमने इसकी पूरी मात्रा निकाल ली सही। लेकिन अगर हम बात करें इस लड़की की कितनी अच्छाई है, जी इस लड़की की अच्छाई 1 मीटर है, यह बात तो आपकी गलत हो जाती है ना। इसकी अच्छाई हम निश्चित इकाई अंकों में नहीं मान सकते। मतलब हुआ ऐसी विशेषताएं किसी वस्तु की जिनको पूर्ण रूप से सही नहीं मापा जा सकता, जैसे अच्छाई, बुराई, किसी की खूबसूरती, उसका व्यवहार कितना अच्छा बुरा है, उसका ज्ञान कितना है, कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है या कितना है। हम उसके ज्ञान को थोड़ी कह सकते हैं कि उसके पास भाई 200 ग्राम ज्ञान है, नहीं कह सकते। उसकी रुचियाँ उसकी कैसी हैं, उसके कौशल, स्किल्स कैसी हैं, उसमें प्रतिभा, उसकी एक्सपर्ट कितना है वो, इन चीज़ों को हम इकाई अंकों में निश्चित रूप से नहीं रख सकते। ऐसे मापन को हम गुणात्मक मापन कहते हैं। अब जो हमारा आकलन है वह गुणात्मक मापन से ही संबंधित होता है, क्योंकि गुणात्मक मापन में हम 100% किसी भी चीज़ का पता नहीं लगा सकते। हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि अच्छा यह लड़की हमारी कम सुंदर है, ठीक बात है, यह हमारी कम सुंदर है, हमने अंदाज़ा लगाया, तीनों को एक जगह खड़ी की, अंदाज़ा लगाया, यह हमारी सुंदर हो गई, यह हमारी लड़की बहुत सुंदर हो गई। अब ये हमने क्या किया, इनको इकाई अंक प्रदान कर दिए, इन्हें भी हम इकाई अंक ही बोलेंगे। जैसे हमारी 2 मीटर 4 मीटर थी, लेकिन वे 2 मीटर 4 मीटर आपके मात्रात्मक में थे और यहाँ पर आपके ये गुणात्मक में इकाई अंक हो जाते हैं। कम सुंदर, सुंदर, ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर। अब हम इन्हें नंबर ही तो प्रदान कर रहे हैं, इकाइयाँ ही तो प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे 2 आउट ऑफ 10, 2 में से 10 देते हैं इसकी सुंदरता को, हम इसे 5 आउट ऑफ 10 दे देंगे, इसे आपका 8 आउट ऑफ 10 दे देंगे। हमने क्या किया, अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाकर उसके व्यवहार का अवलोकन करके, देखकर, उसे समझकर उन्हें कुछ इकाइयाँ प्रदान कर दी। कम सुंदर, ज़्यादा सुंदर, उससे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर, ऐसी इकाइयाँ प्रदान कर दी। कम अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी, सबसे ज़्यादा अच्छी, ऐसी इकाइयाँ प्रदान कर दी। इसके अलावा कुछ नंबर प्रदान कर दिए, जैसे हम इसे 10 में से 5 देते हैं, 10 में से 2 देते हैं। इस तरह से हम उसे कुछ इकाइयाँ या फिर कुछ आंकड़े प्रदान कर देते हैं। और यह प्रक्रिया जो होती है, जो भी हमने यह काम किया, इनको इकाई वगैरह प्रदान करने का, अच्छा बुरा जो भी बताने का, वह काम हो जाता है हमारा मात्रात्मक मापन। अब गुणात्मक आकलन की जो इकाइयाँ हैं वे निश्चित नहीं होती, कोई फिक्स थोड़ी ही है कि इसे भाई 2 ही नंबर मिलेंगे। 2 मैंने 10 में से 2 दे दिए इस लड़की को, कोई दूसरा आया उसने 7 दे दिए इसे 10 में से, उसकी नज़रों में बहुत सुंदर थी। मतलब कुछ निश्चित नहीं है जो इकाइयाँ हैं। अब उन इकाइयों को निश्चित नहीं होने की वजह से हमें उन इकाइयों का अर्थ निकालना पड़ता है कि अगर यह कम सुंदर है तो यह कितनी कम, मतलब कैसी होगी। कम सुंदर है तो कितनी सुंदर दिखती होगी, कैसी दिखती होगी। यह सुंदर है तब कैसी दिखती होगी। यह सबसे ज़्यादा सुंदर है तो सबसे ज़्यादा सुंदर होने का मतलब क्या हुआ, कैसी दिखती होगी। इस तरीके से हम उन इकाइयों का अर्थ निकालते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं हम वस्तुओं के बारे में कि वे कैसे दिखती होंगी। इकाइयों के द्वारा अंदाज़ा लगाकर हम अपने व्यवहार से अंदाज़ा लगाकर हम इकाइयाँ प्रदान करते हैं, इन्हें चीज़ों को हम इकाइयाँ प्रदान करते हैं। अब उन इकाइयों से भी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कैसे दिखते होंगे। इस प्रक्रिया को ही हम आकलन कह देते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे मात्रात्मक रूप में जो हमें आंकड़े या जो इकाइयाँ मिली हैं ना, उनके बारे में अनुमान लगाने, उन इकाइयों को इकट्ठा करने और उनका अर्थ निकालने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। मापन हमारा क्या हुआ, किसी को हमने कोई भी इकाइयाँ दे दी, 10 मीटर इसकी लंबाई है, यह मापन है, यह अच्छी है। यह भी इसका मापन है, हमने मापन कर दिया इसका कि यह गुणों में अच्छी है, यह गुणों में बुरी है, हमने इसका मापन कर दिया कि यह बुरी है। अब ये जो काम हुआ वो सारा आपका मापन हुआ। लेकिन अब आकलन में हम क्या करेंगे, इनका अनुमान लगाएंगे, अंदाजा लगाएंगे। अच्छी है तो अच्छे होने से क्या तात्पर्य है, बुरी है तो बुरे होने से क्या तात्पर्य है। यह तो आपका मात्रात्मक मापन हो गया, यह तो आपके आकलन में आएगा ही नहीं। गुणात्मक मापन से प्राप्त चीज़ों का अर्थ निकालने, उनके बारे में अंदाज़ा लगाने की जो क्रिया है ना, उसे ही हम मापन कह देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे। मापन से प्राप्त आंकड़े, जो मापन से हमें आंकड़े मिले हैं ना, उनका अर्थ निकालने की प्रक्रिया को आकलन कहा जाता है। कैसे कहा जाता है आप समझिए। जैसे किसी बच्चे का हमने IQ निकाला या फिर उसका टेस्ट लिया और टेस्ट में उसे नंबर दे दिए हमने, ये तो हो गया हमारा मापन। IQ निकालना और उसे नंबर देना, यह तो हमारा मापन हो गया, क्योंकि हमने उसकी किसी विशेषता को नंबर दे दिए। क्लियर है बात है, मापन हो गया। अब लेकिन
अब मैंने कहा उस बच्चे का IQ 75 है, इसका मतलब क्या हुआ, वो बच्चा ठप थोड़ी है, क्योंकि नॉर्मल बंदे का IQ 100 होता है। अब उस बच्चे का IQ 75 है, इसका मतलब क्या हुआ, वो ठप हुआ, बेकार, स्कूल में नहीं बुलाना चाहिए। अब क्या हुआ इसका मतलब, इसका अब हमें अर्थ निकालना पड़ेगा। 100 का मतलब यह होता है, तो 75 का मतलब क्या हुआ, उस कंडीशन में हम 75 को क्या कहेंगे। अगर मुझे टेस्ट में 5 नंबर मिले 10 में से, अब टीचर को अर्थ निकालना पड़ेगा इन 5 नंबर का, कि 5 नंबर का मतलब क्या हुआ। अच्छा, तो उसे विषय का आधा ज्ञान है, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है इस विषय में, या फिर उस बच्चे का यह टेस्ट इतना अच्छा नहीं गया। इन चीज़ों में हम अंदाज़ा लगाते हैं, और इसी वजह से अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, तभी हम इसे आकलन कहते हैं। अब हमने IQ टेस्ट ले लिया और नंबर दे दिया, इससे अब क्या करेंगे हम आकलन में, अब इनका अर्थ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, छात्रों को कितना ज्ञान है। अगर मैंने केमिस्ट्री का टेस्ट लिया, केमिस्ट्री में उसके कम नंबर आए, इसका मतलब उसका कमज़ोर बिंदु केमिस्ट्री हो गई। अच्छा बिंदु क्या है उसका, मजबूत बिंदु क्या है। अगर उसके इतने नंबर आ गए, अब मुझे इस नंबर का अर्थ निकाल कर उसे फेल पास करना है। ये नंबर क्या कहते हैं कि अगर मेरे 100 में से 35% नंबर आए, तो ये नंबर क्या कहते हैं, इनका क्या अर्थ है, फेल है बच्चा, पास है। कितनी ग्रेड मिलेगी उसे, इन नंबरों के आधार पर कितनी ग्रेड उसे मिलनी चाहिए, क्या अर्थ निकलता है ग्रेड के मामले में इन नंबर्स का। या फिर एक टीचर अपने शिक्षण में जो सुधार करता है ना, इसका प्रयोग किया उसने, टीचर ने देखा कि उसके तो 10 में से 5 नंबर भी नहीं आए, 2 ही नंबर आए, इसका मतलब टीचर ने अपने टीचिंग में सुधार किया कुछ। यह जो काम किया उसने, यह सब आकलन होगा। क्यों होगा, क्योंकि मापन में हम क्या करते हैं, आंकड़े प्राप्त करते हैं, सीधा हमें आंकड़े मिल जाएंगे मापन में। और आकलन में क्या करेंगे, आकलन में हम क्या करेंगे, आंकड़े होंगे हमारे पास, और उनका अर्थ भी होगा। आंकड़े तो होंगे लेकिन उनका अर्थ भी निकालना पड़ता है, हम आकलन में क्या करते हैं, ये सब होता है। अब एक डेफिनेशन है इनके अनुसार, आप देख लीजिए। आकलन का तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह के बारे में सूचना संग्रहण। अब सूचना संग्रहण मतलब सूचना को ग्रहण करते हैं हमें, और उसका विश्लेषण करते हैं एवं अर्थ निकालते हैं। यहाँ पर आप कोमा लगा लीजिए, सूचना संग्रहण करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। सूचना संग्रहण मतलब कितने किस चीज़ के आंकड़े में क्या क्या मिला, किसके कितने नंबर है, ठीक बात है। विश्लेषण करते हैं, अच्छा ठीक बात है, इसका विश्लेषण करेंगे हम, और अर्थ निकालेंगे, जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, अर्थ निकालते हैं। और इससे पता चलेगा फिर उसके बारे में हमें क्या क्या करना है, आगे उनका क्या यूज है, उन आंकड़ों का क्या प्रयोग करेंगे हम, वह सब कुछ, यह डेफिनेशन है। अब देख लेते हैं मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन का अगर शाब्दिक अर्थ देखें, मूल्य प्लस अंकन, मतलब मूल्य का अंकन, या फिर इसे हम निर्धारण भी कह देते हैं। मूल्य का निर्धारण किया जाता है आपके मूल्यांकन में। मापन में हम क्या करेंगे, वस्तुओं को इकाई अंकों में बदल देंगे, या उनकी विशेषताओं को इकाई अंकों में, या आंकड़ों में, या मात्रकों में, यूनिटों में बदल देंगे। आकलन में क्या करेंगे, इन आंकड़ों का अर्थ भी निकालेंगे कि इनका क्या अर्थ होता है। अगर किसी बच्चे ने 10 में से 2 नंबर प्राप्त किए, उसका क्या अर्थ होता है कि वह फेल है, यह इसका अर्थ हो जाता है वह ठप है, उसे ज्ञान नहीं है, यह अर्थ हो गया, सीधा सीधा अर्थ निकल गया। लेकिन मूल्यांकन में इन नंबरों की वास्तविक औकात निकाली जाती है, मूल्य निकाला जाता है। अगर किसी स्टूडेंट ने 10 में से 5 नंबर प्राप्त किए, इन नंबरों का क्या मूल्य है, क्या औकात है इन नंबर की, वह निकाली जाएगी मूल्यांकन में। और यह जो आपकी औकात, या फिर यह जो आपका मूल्य का निर्धारण किसके आधार पर किया जाएगा, सामाजिक स्थिति, उस बच्चे की सांस्कृतिक, मानसिक, कितना होशियार है वो, आर्थिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, उसकी रुचि, स्तर, पिछली प्रगति, इन चीज़ों के आधार पर हम इन नंबरों का मूल्य निर्धारण करेंगे। मूल्य कैसे निर्धारण करेंगे, एक उदाहरण से समझिए आप। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक बात है, उसके 10 में से 5 आते हैं, तो इनकी मूल्य कम होगा, मतलब इनकी औकात कम होगी। लेकिन कक्षा में जो सबसे ठप बच्चा है, मतलब जो बिल्कुल ठप है, उसके 10 में से 4 आ गए, और इंटेलिजेंट के 10 में से 5 आए, तो इन 5 की कोई औकात नहीं है, इन 4 की आपकी ज़्यादा औकात है। मतलब इन 4 की कीमत ज़्यादा है, इन 5 की कीमत कम है। इस तरह से हम मूल्य का निर्धारण करते हैं। किसी बच्चे ने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, उन नंबरों का एक्चुअल में मूल्य क्या है।
अब एक उदाहरण समझिए। अब किसी टेस्ट में 50 में से 20 नंबर प्राप्त किए एक बच्चे ने, ये तो हमारा मापन हो गया। हमने क्या किया, उसे नंबर दे दिए, उसकी विशेषता को, उस टेस्ट के बारे में उसका जो ज्ञान था हमने उसे नंबर दे दिए, मापन। अब सीधा सीधा हम इसका अर्थ निकालेंगे। जैसे कि बच्चे को विषय का इतना ज्ञान नहीं है, भाई 50 में से आधे नंबर भी नहीं आए उसके, वह फेल है, हमने फेल मान लिया उसको, रिजल्ट खराब मान लिया उसका। सीधा सीधा सा अर्थ क्या निकलता है इस 50 में से 20 नंबरों का, हमने उसे कह दिया ये हो गया हमारा आकलन। लेकिन यहाँ पर क्या रहा, हमारा रिजल्ट खराब रहा आकलन में। अब क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं बच्चे का। वह बच्चा बीमार था जिस दिन टेस्ट देने के लिए आया था, और बच्चे का पसंदीदा सब्जेक्ट भी नहीं है, केमिस्ट्री का टेस्ट लिया था हमने, बच्चे को मैथ पसंद है। इसके अलावा जो उसने पिछला टेस्ट दिया था उसमें 10 नंबर आए थे उसके। इस हिसाब से देखें तो ये जो 50 में से 20 नंबर आए हैं, ये तो बहुत अच्छे नंबर लेके आया वो, रिजल्ट हमारा अच्छा रहा है। यह हो गया हमारा मूल्यांकन। मापन बच्चे को सीधे सीधे नंबर देना, आकलन बच्चे के नंबरों का सीधा सीधा अर्थ निकालना, और मूल्यांकन उसके आर्थिक आधार पर कि कितना गरीब है वह, वैज्ञानिक कैसी उसकी सोच है, मानसिक स्थिति की कितना होशियार है वह, कैसे समाज से आता है, मनोवैज्ञानिक मतलब कितना बड़ा छोटा है वह, उसकी दिमाग की स्थिति कैसी है, रुचि इंटरेस्ट का सब्जेक्ट कौन सा है उसका, स्तर क्या है, किस लेवल का स्टूडेंट है वह, पिछली बार उसने कितने नंबर प्राप्त किए थे, आदि के आधार पर उसके जो नंबर आए हैं उन नंबर की तुलना करके हम मूल्य निर्धारण करते हैं मूल्यांकन में। इसी वजह से मूल्यांकन को सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ कहा जाता है। अगर एक बच्चा 10 में से 2 नंबर ला रहा है आकलन में, तो यह टेस्ट बिल्कुल बेकार हो गया, बच्चा ठफ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता उसे। लेकिन मूल्यांकन में वह अच्छा भी हो सकता है, अगर उस दिन उसके साथ कुछ कंडीशन हुई होगी या फिर कुछ भी हुआ होगा, मूल्यांकन में वह रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। अब मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन हमारी शिक्षा के उद्देश्यों से सीधा सीधा संबंधित होते हैं। हमारी शिक्षा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है हमारी शिक्षा का, बच्चे भाषा बोलें, जो हमारी जो भाषा है उसे बोलें। इंग्लिश समझ लीजिए आप, हिंदी समझ लीजिए, कोई भी भाषा उसे बोलें। अब हमने एक बच्चे का इंग्लिश का टेस्ट लिया, उसे 10 में से 1 नंबर मिले, आकलन में तो यह फेल हो गया। इसका मतलब इसे बच्चे को भाषा का ज्ञान नहीं है। लेकिन मूल्यांकन करते हुए जब हमने देखा कि बच्चा तो भाषा पूरी अच्छी तरीके से बोलता है, इंग्लिश बोलने में तो उसे कोई दिक्कत नहीं आती, क्या पता टेस्ट में ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे गए हों, तब वह पास माना जाएगा, आकलन में नहीं मूल्यांकन में। मूल्यांकन उसका अच्छा माना जाएगा, क्योंकि हमारा शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बच्चे पे इंग्लिश बोलने आनी चाहिए। बच्चा इंग्लिश बोलता है, टेस्ट में पढ़े उसके 1 नंबर है, चाहे 1 भी ना है, हमारी तरफ से इंग्लिश बोल रहा है ना वो, तो मूल्यांकन हमारा अच्छा हुआ। लेकिन आकलन उसका खराब हो गया। आकलन जितने नंबर है उसका सीधा सीधा अर्थ होता है। यह मूल्यांकन आकलन मापन में डिफरेंस था। यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, क्योंकि हम सीधा सीधा उद्देश्यों से संबंध रखते हैं। अब मापन आकलन मूल्यांकन में अंतर देख लेते हैं। आपके पेपर में या तो मापन और मूल्यांकन में अंतर आएगा, या फिर आकलन व मूल्यांकन में अंतर आएगा। मैंने मापन और आकलन एक जगह रख दिया, मूल्यांकन मैंने यहाँ पर रख दिया। कोई सा भी आए, आप यहाँ पर मापन आए मापन लिख दो, आकलन आए आकलन लिख दो, और मूल्यांकन तो आपके पेपर में आएगा ही। मापन आकलन में क्या डिफरेंस है आप समझ पाए होंगे, मूल्यांकन में क्या डिफरेंस है पहले ही क्लियर हो गया होगा। अब मैंने 15 पॉइंट लिए हुए हैं, कोई भी 8 या 10 पॉइंट आप टेबल बनाकर पेपर में लिख दीजिए, काम आपका चल जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इसमें आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं तथा उनका अर्थ निकाला जाता है, क्लियर होगा आपको। इसमें आंकड़ों का मूल्य निर्धारण किया जाता है। सेकंड पॉइंट है, यह प्राचीन अवधारणा है, पुराने टाइम से चली आ रही है, बच्चों को नंबर देना और उन्हें फेल व पास करना, यह प्राचीन टाइम से चला आ रहा है। लेकिन यह एक नवीन अवधारणा है, अभी कुछ ही टाइम पहले मूल्यांकन आपका शुरू हुआ है। थर्ड पॉइंट हो जाता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि बस हम इसमें नंबर से मतलब रखते हैं, बच्चे कितने नंबर है, फेल पास बाढ़ में गया, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर उसके क्षेत्र को व्यापक माना जाता है मूल्यांकन के, क्योंकि उसमें हम दर्शन शास्त्र, शिक्षा के उद्देश्य है, बच्चा कितना सोचता है, उसका पिछली परफॉर्मेंस, बहुत कुछ देखते हैं। चौथा पॉइंट, इसमें साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है, मतलब आपके आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, किस टेस्ट में कितने नंबर आए, उसमें उसे कितनी ग्रेड मिली वगैरह वगैरह आंकड़े। अब इसमें उन आंकड़ों से निष्कर्ष निकाला जाता है कि बच्चे के कितने नंबर आए, ठीक बात है, वे नंबर अच्छे हैं या बुरे हैं।
अगर बुरे हैं तो आगे क्या करना चाहिए हमें, अच्छे हैं तो आगे किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, निष्कर्ष क्या निकालते हैं वे आंकड़े, हमें ये देखना पड़ता है मूल्यांकन में। फिफ्थ पॉइंट हो जाता है हमारा, इसकी प्रकृति आपकी व्यवहारिक होती है। व्यवहारिक मतलब सीधा सीधा कितने नंबर आए उसके व्यवहार से संबंधित है। इसकी प्रकृति दार्शनिक होती है। दार्शनिक आपके ऋषि मुनि होते हैं, कितना ज्ञान ध्यान करके सोचते हैं हमें किसी भी चीज को, मतलब दार्शनिक हमें भी इतना ही ज्ञान ध्यान करके बहुत गंभीर तरीके से सोचना पड़ता है मूल्यांकन में। सिक्स पॉइंट यह निम्न स्तर का होता है, मतलब छोटा होता है। छोटा तो यह होता ही है। यह उच्च स्तर का होता है, यह बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है, क्योंकि आपके मूल्यांकन में ही आकलन व जो आपके मापन है वे आते हैं। सेवंथ पॉइंट देख लेते हैं हम, यह मूल्यांकन का ही एक पद है, मैंने आपको अभी बताया है, लेकिन मूल्यांकन में मापन व आकलन आपके दोनों आते हैं। आठवां पॉइंट है, यह आपका फॉर्मेटिव होता है, रचनात्मक। फॉर्मेटिव का मतलब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते उसने छोटा सा आकलन कर लिया, 10 क्वेश्चन पूछे बच्चों से, बच्चों ने 2 का आंसर दिया। अब टीचर ने समझ लिया कि बच्चे इतना नहीं सीख पाए, उनका अर्थ निकाला, यह हो गया आकलन। अर्थ निकाला और अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार कर लिया थोड़ा सा। लेकिन आपका जो मूल्यांकन है वह योगात्मक होता है, समेटिव। पूरी शिक्षण प्रक्रिया के बाद या फिर आपके पूरे लेक्चर के बाद या फिर आपके पूरी यूनिट के बाद एक फिक्स टाइम के बाद आप देखेंगे पिछली बार बच्चों के कितने नंबर आए थे, इस बार मैंने इस तरीके से पढ़ाया, बच्चों के कितने नंबर आए। आप इसमें तुलना वगैरह करेंगे, तुलना वगैरह आप इसमें करेंगे, तब जाकर आप पता लगा पाएंगे मूल्यांकन में क्या क्या होता है, फिर क्या चीज़ क्या मिली है आपको। यह आपका योगात्मक होता है, फिक्स टाइम के बाद होता है, शिक्षण प्रक्रिया के बाद चैप्टर वगैरह के। यह आपका फॉर्मेटिव होता है, रचनात्मक, हमेशा चलता रहता है। 9th पॉइंट हो जाता है, यह शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए होता है। मैंने आपको अभी बताया है, बच्चे से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, बच्चे ने जवाब नहीं दिया, हमने अपनी टीचिंग प्रोसेस चेंज कर दी। यहाँ पर यह शिक्षण प्रक्रिया की उपयोगिता, जो हम पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या वह सही भी है, कैसा है, उसके लिए होता है। यह प्रक्रिया उन्मुख होता है। प्रक्रिया मतलब हम कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में बता देगा, यह हमें अच्छी चल रही है नहीं, बच्चे क्या सीख रहे हैं। यह परिणाम उन्मुख होता है, बच्चों का रिजल्ट कैसा निकल रहा है, पिछली बार कितने नंबर आए थे, इस बार कितने नंबर आए थे, बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, एक्चुअल में रिजल्ट कैसा आ रहा है, ये उससे संबंधित होगा, परिमाण से या परिणाम से आपके। 11th पॉइंट हो जाता है, यह पाठ्य वस्तु आधारित होती है। जो हमारे पाठ्य वस्तु है, कंटेंट है, पाठ है, चैप्टर है, उसके आधार पर हम टेस्ट लेते हैं, उसके आधार पर नंबर रखते हैं। लेकिन यह उद्देश्य आधारित होता है। अगर हमारे उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह शैक्षणिक होता है। शैक्षणिक मतलब आपका स्कॉलस्टिक, जो आपकी कक्षा की गतिविधियां होती हैं सिलेबस वाली। लेकिन यह शैक्षणिक व शैक्षणिक दोनों होता है। शैक्षणिक मतलब स्कॉलस्टिक, और शैक्षणिक आपका को स्कॉलस्टिक, जिसमें आपकी खेलकूद वगैरह भी आ जाएगा, प्रेयर, पीटी, खेलकूद, गेम्स वगैरह जो भी करेंगे सब आ जाएंगे आपके मूल्यांकन में। 13th पॉइंट हो जाता है, छात्रों के बारे में कोई विशेष धारणा नहीं बना सकते हम। अगर किसी बच्चे के 10 में से 2 नंबर है, पता चला उस दिन वह बीमार ही था, क्या हम उसे बेवकूफ़ कह देंगे या ये कह देंगे सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। लेकिन मूल्यांकन के बाद हम बना सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते आकलन में, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर मिले, उन नंबर के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते कि वह आगे ज़िंदगी में क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चे के नंबर बढ़ रहे हैं तो वह अच्छा जाएगा आगे, अगर घट रहे हैं, उसके नंबर घट रहे हैं तो वह गड़बड़ कर रहा है पढ़ाई में, हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। 15th पॉइंट है, मापन या आकलन में आपके ये 4 पद होते हैं, 4 ही लिखाना बस आप। विशेषता को चुनते हैं हम, जिस विशेषता का मापन या आकलन किया जाना है। उपकरण को चुनते हैं, फीटी से करेंगे, तराजू से करेंगे, अपने दिमाग से करेंगे, कैसे करेंगे हम उसका आकलन या मापन। उसके बाद मापन करते हैं कि इसकी लंबाई तो 3 मीटर आई है, उसके बाद उसे अंक प्रदान कर देते हैं, मतलब 3 मीटर हमने कह दिया। मूल्यांकन में आपके 6 पद होते हैं, ये 4 तो सेम ही होते हैं। इनके बाद 2 और होते हैं, आंकड़ों की व्याख्या करना, पिछले आंकड़ों के आधार पर, बच्चे की सोच के आधार पर, स्तर के आधार पर, और उसकी भविष्यवाणी करना आगे क्या करेगा ये, इस तरह से जाके। ये आपके 6 पद होते हैं मूल्यांकन में। आपका मापन, आकलन व मूल्यांकन तीनों क्या होते हैं, यह सब इस वीडियो में कवर कर चुके हैं हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।